मेनोपॉज बीमारी नहीं है, ये एक फेज़ है आपके लाइफ का, इसे समझिए। ये मेनोपॉज है क्या? आपके लास्ट जो मासिक धर्म है उससे 12 महीने तक अगर किसी महिला को मासिक धर्म नहीं होता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। जो अभी एलोपैथिक साइंस है, एलोपैथिक मेडिसिन है, वो कैसे अप्रोच करती है मेनोपॉज को? उनका जो अप्रोच होता है ना, सिंस बिकॉज इट्स रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, दे आर गिविंग यू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन थेरेपीज जो है ना, इन द लॉन्ग रन दे कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया आपका, सर्वाइकल कैंसर हो गया आपका, ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो गए, डायबिटीज़ हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो हार्मोन थेरेपी से हमने देखा है कि पेशेंट्स में अराइज हो रही हैं। कुछ फीमेल्स आती हैं मेनोपॉज में, उनको बहुत हेयर लॉस होता है, सो इन दैट केस आप अगर आयरन रिच फूड लेंगे, फिर ओमेगा 3 रिच फूड्स लेंगे, तो दैट कैन हेल्प रिड्यूस योर हेयर फॉल ऑल्सो। मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए थे, मुझे उन्हें कोई मेडिसिन नहीं देना पड़ा, जस्ट मैंने उनसे बातें की एंड आफ्टर मतलब 2-3 फॉलोअप्स के बाद दे आर गोइंग वेरी वेल। सो योर डॉक्टर अंडरस्टैंड्स यू बेटर। तो हेलो डॉक्टर सबिता, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ शुभम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो आपको इनवाइट बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, लेकिन हमें खुद वो मौका नहीं मिल रहा था आपसे मिलने का। हर चीज़ का टाइम डिस्टिंट होता क्या है, बात शायद है। हमारा मिलने का टाइम यही डिस्टिंट था। बिल्कुल। सो आपका 13 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ जी। विच इज इन होम्योपैथी एंड इन अ लॉट ऑफ फीमेल रिलेटेड इश्यूज जो कि आजकल बहुत बढ़ रही हैं। एंड स्पेसिफिकली जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक एरिया जो सबसे जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, दैट इज मेनोपॉज। तो आज आई थिंक थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेनोपॉज है क्या, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ की है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर सबिता गुहा है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरे 13 साल का मेरा अनुभव है, मेरा प्रैक्टिस है। मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में लोकेटेड हूँ। मेरे पेशेंट्स मुझे वहाँ पे मिल सकते हैं। जो बाहर पेशेंट्स हैं मेरे, जो आउट स्टेशन पेशेंट्स हैं, वो मेरे पास वीडियो कॉल के थ्रू या थ्रू फ़ोन कॉल्स वो मेरे पास कंसल्टेशंस लेते हैं। मैं अगर बात करूँ कि होम्योपैथी क्यों, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ना, जब आप मेडिकल फील्ड चूज़ करते हो, एक थॉट होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर ही बनना है। बट आई बिलोंग टू अ फैमिली ना, जहाँ पे हमें छोटे से ही कुछ भी हुआ, सर्दी जुकाम हुई, पेट में दर्द हुआ, ये हुआ, होम्योपैथिक मेडिसिन ही मिली हैं। एंड आई एम अ बंगालीज प्रेफर होम्योपैथी। ठीक है, तो वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां खाते खाते आदत लग गई, फिर वो अच्छी लगने लगी। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा, थोड़ा समझा कि क्या होता है, या मेडिकल नॉलेज तो बहुत 12th के बाद जब आप मेडिकल साइंस में जाते हो तब आता है, लेकिन लगता था कि यार कोई और पैथी नहीं है, कोई और रूट नहीं है कि लोगों को मतलब कम पेन दे और अच्छे मतलब स्वीटली ट्रीट करे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो काम यही होता है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को रिलीफ देना, तो उनको पेन क्यों बढ़ाना। देन माय फादर ही गेव मी एन ऑप्शन कि व्हाई नॉट देन होम्योपैथी। माय फादर ही वाज माय पिलर। उन्होंने ही मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर, एंड आफ्टर दैट आई एम वेरी मच, मतलब मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई मोटिवेटर। आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ शुभम और आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ, तो ही इज़ द मोटिवेटर बिहाइंड। आपकी फैमिली में वैसे कोई और भी डॉक्टर है? हाँ, आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे इंजीनियर्स और टीचर्स हैं। अच्छा। आई एम द ओनली वन डॉक्टर। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपने कुछ हटके ही करना था, आपने बोला कि मैं तो लोगों की सेवा में ही लगाऊंगी अपना समय। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। मैं आई थिंक सो, मैं शायद 3-4 साल की थी, एंड आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, घर के बाहर खड़ी थी, मेरे पापा भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी। अचानक से मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अच्छा। तो मैंने देखा सब बोल रहे थे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो पता था कि डॉक्टर को बुलाएंगे, कोई घर में तबीयत ख़राब होती है किसी की, डॉक्टर को बुलाते हैं। मैंने फिर देखा एक लेडी चल के आ रही थी, एंड उनके गले में एक स्टेथोस्कोप था।
अच्छा, तो उस टाइम पे पता नहीं था कि ये होता क्या है। होता क्या है? तो मैंने पापा से पूछा कि वो लेडी क्यों आ रही है, हाँ वो लेडी कौन है। तो पापा ने बोला कि वो डॉक्टर है बेटा, वो आपकी दादी को देखना है। दैट थिंग स्ट्राइक माय माइंड। अच्छा, उस टाइम से इट वाज माय पैशन कि डॉक्टर ही अच्छा, बनना है, अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि देर अलग अलग पैथीज होती हैं, बस ये पता था डॉक्टर। तो स्लोली एंड स्लोली फिर माय फादर गाइडेड मी कि होम्योपैथी, गिव अ Right. ट्राई टू इट। अमेजिंग। और आज आप यस इतना सारा अपने 13 साल का एक्सपीरियंस आज दुनिया के साथ शेयर करने आए हैं। हाँ। तो आपका मतलब जो मुझे जहाँ तक पता है कि आपका जो मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये जो सिम्टम्स हैं। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा बताइए कि मेनोपॉज है क्या? मेनोपॉज शुभम ये भी ना एक महिला के जीवन का एक फेज है, एक स्टेज है। जैसे कि हर एक महिला के जीवन में अलग अलग स्टेजेस होती है। एक स्टेज वो होता है जिस स्टेज में उसको पहले मासिक धर्म आना शुरू होता है। फिर एक स्टेज ऐसा होता है कि वो थोड़ी बड़ी होती है, शी इज़ रेगुलर विथ हर साइकिल्स। फिर वो एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाती हैं जहाँ उसकी बॉडी जो है उसको प्रिपेयर करती है माँ बनने के लिए, टू कंसीव जैसे हम कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी ना कहती अब रेस्ट में आ जाओ थोड़ा, हाँ बहुत काम कर लिया तुम्हारे शरीर के हार्मोन्स ने, वो ने, अब कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं तुम्हारी बॉडी के जिनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ठीक है। तो पीरियड्स में क्या होता है ना कि आपके बॉडी, फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब आपके बॉडी में, आपके शरीर में जो यूट्रस होता है, वो ओवरीज भी होती है। ओवरीज अंडे रिलीज करती है। अच्छा, वो अंडे हर महीने ब्रेकअप होते हैं। ओके, फिर जब वो ब्रेकअप होता है उस दिन से 14 दिन के अंदर अंदर आपके पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, वो आना शुरू होता है। अच्छा, वो लगातार चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। फिर एक महिला जब 45 से 55 इयर्स के बीच में आती है, उस फेज को हम मीनोपोजल फेज बोलते हैं। अच्छा, उस टाइम पे आते आते धीरे धीरे ना उसके जो ये साइकिल्स है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते, वो कम होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बंद होना जाता है। बंद हम 1 महीने बंद हुए, 2 महीने बंद हुए, उसको हम मीनोपोज कंसिडर नहीं करेंगे। आपके लास्ट जो मासिक धर्म है उससे 12 महीने तक अगर किसी महिला को मासिक धर्म नहीं होता है तो उसे हम मीनोपोज कहते हैं। अच्छा, मीनोपोज के 3 स्टेजेस होते हैं, एक पेरीमीनोपोज, मीनोपोज, पोस्ट मेनोपोज। ठीक है, पेरीमेनोपोज इसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। इसमें आपकी बॉडी धीरे धीरे इस ट्रांजिशन को, इस चेंज को आपके बॉडी के अंदर लेके आती है। ठीक है, आपके जो रिप्रोडक्टिव जो एज है, जहाँ पे एक महिला गर्भवती बनती है, वहाँ पे जो हार्मोन्स आपके बॉडी में नेसेसरी होते हैं एक फीमेल के बॉडी में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब कम होना शुरू होता है, धीरे धीरे पीरियड्स या मासिक धर्म कम होना शुरू होगा, फिर इरेगुलर होता है एंड उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं मीनोपोजल फेज। मीनोपोजल फेज के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट मीनोपोज। इसमें उसके ये जो मीनोपोज उसके आ गए हैं उससे रिलेटेड उसमें कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल, तो कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक सिम्टम्स, लक्षण आते हैं, तो उसे हम पोस्ट मीनोपोज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो उसमें आपने क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जो आप स्पेसिफिकली देखते हैं? क्या होता है कि जब एक फ़ीमेल के लाइफ में ना देयर अलग अलग फेजेस होते हैं एक फ़ीमेल के लाइफ में। एक होता है एक प्यूबर्टल फेज़ होता है, फिर एक टीनेज फेज़ में वो आती है, फिर देन वुमनहुड में शी रीचेस, देन शी ग्रोज ओल्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, हर एक फेज़ की एक इश्यूज हमें मिलती हैं। ठीक है। व्हेन शी इज़ इन प्यूबर्टी, जब उसके पीरियड्स इफ़ आई से और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर जिसे हम कहते हैं, मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, उसकी जब शुरुआत होती है एक फ़ीमेल की लाइफ में, उस टाइम पे भी हमें कुछ
इश्यूज मिलते हैं, जैसे किसी किसी में इरेगुलर होना, स्कैंटी होना, ये सब इश्यूज आती हैं। तो वो जब हम उन केसेस को डील करते हैं तो उसमें हमें थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं, पीसीओडी की वजह से मिलता है, पीसीओएस की वजह से मिलती है। देन ऑन जब हम उस एक फ़ीमेल के लाइफ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उस केस में रिप्रोडक्टिव इश्यूज आती हैं, ठीक है। उस केस में भी जैसे कि आपका ओवरीज का माल फंक्शन होना या जो ओवरीज जो अंडे बनाती है उनका कम फॉर्मेशन होना, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। फिर लेटर ऑन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज को एक फ़ीमेल क्रॉस करती है, उस एज को क्रॉस करने के बाद भी एक फ़ीमेल के लाइफ में कई तरीके की इश्यूज आती है। दैट फेज इज कॉल्ड द मीनोपोजल फेज, या जिसको हम हिंदी में रजनोवृत्ति कहते हैं। तो उस फेज में भी हमें कई तरीके की इश्यूज एक फ़ीमेल के लाइफ में मिलती हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, मैं इंडिया के बारे में ही बोलूँ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में ही बोलूँ, पीपल अभी भी लोगों में ना पीरियड्स को लेके या फिर एक जो मीनोपोज है उसको लेके अभी भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस नहीं करना चाहती। पीरियड्स हम लोग को आजकल ना बहुत ज़्यादा पीरियड्स या मासिक धर्म होते होते सोशल मीडिया है, टीवी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, काउंसलर्स है, ये बोलते बोलते नाउ इट इज़ कॉमन। अब घर में एक लड़की है तो वो अपने मम्मी से ही सिर्फ नहीं, वो अपने पापा के साथ भी अपने पीरियड्स को डिस्कस करती है वेरी ओपनली। लेकिन मीनोपोज जो हैं, जिसको हम रजोनोवृत्ति कहते हैं, उसके बारे में अभी भी हमारी सोसाइटी में लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इस फेज में एक फ़ीमेल के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है जो उसे खुद को भी नहीं पता चलता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसकी वजह से ना वो डिस्कस ही नहीं कर पाती, किसी को कह ही नहीं पाती। सो दिस इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि मुझे मतलब मीनोपोज के बारे में या रजोनोवृत्ति के बारे में हमारे फीमेल्स को ही नहीं, हमारे पूरे सोसाइटी को ही थोड़ा सा एडुकेट करना चाहिए कि इस फेज ऑफ लाइफ में भी अ फीमेल नीड्स टू अंडरस्टैंड हर बॉडी, एंड उसके साथ साथ जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि इफ़ शी इज़ शोइंग सम चेंजेस, उनमें अगर कुछ मानसिक चेंजेस आ रहे हैं या उनमें अगर कोई शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। ओके, तो इसमें एक चीज़ आप बताइए सबसे पहले कि मेनोपॉज किस एज में शुरू होता है और क्या हर एक औरत को उसी एज से वो मेनोपॉज होने शुरू हो जाते हैं, या अर्ली मेनोपॉज भी होते हैं या फिर पोस्ट मेनोपॉज भी होते हैं, क्या रहता है ये सब? थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस इसके बारे में बताइए। ये आपने मेरे से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इंडियन फीमेल्स में हमने देखा है जो लाइफ स्पेन होती है मीनोपोज की वो 45 से 55 इयर्स के बीच में होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये थोड़ी डिफ़र करती है और साथ ही साथ कुछ और पैरामीटर्स है जिसमें ये डिफ़र कर सकती है, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, फिर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यू आर हैविंग, अगर ड्यूरिंग दैट टाइम आपके कुछ एबॉर्शंस हुए हैं, मिसकैरेजेस हुई हैं, वो भी एक फैक्टर होता है। सेकंड एक फैक्टर आता है जेनेटिक्स, जिसमें मैं अपने पेशेंट्स जो मेरे पास मेनोपोज या रजोनोवृत्ति के रिलेटेड समस्याएं लेके आती हैं उनके मैं सबसे पहला सवाल यही पूछती हूँ कि आपके घर में आपकी जो मदर हैं उनका भी क्या मतलब अर्ली मेनोपोज था या फिर आपकी नानी है उनका अर्ली मेनोपोज था, तो दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स ऑल्सो प्लेज अ रोल। एंड एक और चीज़ मैं बताऊंगी जो मतलब काफ़ी क्या ये ज़्यादातर महिलाओं को नहीं पता होता है। हमारे शरीर में जो हमारा जो शरीर है, जो हमारी ओवरीज है, वो जो अंडे बनाती है, ये डिसाइड हो जाता है एक फ़ीमेल में जब वो अपने माँ के गर्भ में 25 से 26 इयर्स वीक्स की होती है। उसी टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी ओवरीज कितने अंडे प्रोड्यूस करेगी, दैट मीन्स आपका मीनोपोजल एज क्या रहेगा। सो दैट इज़ डिसाइडेड एट द गेस्टेशनल पीरियड। जब आप गर्भाशय में हैं तभी ये डिसाइड हो जाता है कि आपका मीनोपोजल एज जो है वो क्या रहेगा। तो ये जो फैक्ट है ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है ये कि मीनोपोजल एज हमारी पहले से ही डिसाइडेड होती है। ये पहले भी पता चल सकता है?
नहीं, पहले हम कोई भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हम इसको पता कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आपकी बॉडी फॉर्म होती है, जैसे जैसे आपके हर एक बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, जब वो आप गर्भाशय में होते हैं, उसी तरह से आपकी ओवरीज का भी फंक्शन तैयार हो जाता है। आपके ओवरीज को भी ब्रेन स्टिमुलेट कर देती है कि पूरे आपके लाइफ स्पैन में आपको इतने अंडे बनाने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी मीनोपोजल एज में आ जाएगी, रजनोवृत्ति आ जाएगी। ये है। क्यों होता है फिर ऐसा कि कुछ लोगों को अर्ली मेनोपॉज शुरू हो जाता है? शुभम, ये आगे के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करें, उसके पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने जो ऑडियंस है उनको बताऊं कि मीनोपोज होता क्या है, कैसे। ये इम्पोर्टेंट, हमें पीरियड्स भी पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पता है, सब कुछ पता है। अब आते हैं मीनोपोज क्या होता है या रजनोवृत्ति क्या होती है। रजोनोवृत्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका शरीर होता है ना, उसमें एक फीमेल उसके बाद एवरी मंथ शी गेट्स अ साइकिल, उसके साइकिल्स आती है, मासिक धर्म होता है, तो वो बंद हो जाता है। बंद होना वो कभी भी एकदम से बंद नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि एक महीने बंद हो गया, अगले महीने आ गया, फिर एक महीने बंद हो गया, फिर अगले महीने आ गया। उसको हम मीनोपोज नहीं कहेंगे। आपका जो लास्ट मासिक धर्म है या आपका जो लास्ट पीरियड्स है, उससे लेके अगर लगातार 12 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर हम अगर मेडिकल टर्म्स में मैं बोलूँ, जिसे हम बोलते हैं 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स पीरियड्स ना होना, उसको हम कहते हैं मीनोपोज। ये मीनोपोज जो है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है आपकी बॉडी का, ये एक बायोलॉजिकल चेंज है आपकी बॉडी का। और मीनोपोज के भी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है आपका पेरीमेनोपोज, मीनोपोज एंड देन पोस्ट मेनोपोज। पेरीमेनोपोज क्या होता है? वो एक ट्रांजिशनल फेज होता है। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रही थी, अब आपके जो ये साइकिल्स है इरेगुलर होना शुरू होती है, स्कैंटी होना शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज जो है, ये फेज़ जिस एज में आप मीनोपोज को अटेन करेंगे, उससे 5 से 10 साल पहले से शुरू हो सकता है। अच्छा। हाँ, सो यू नीड टू, आपको अपने जो सिम्टम्स आते हैं या क्या बदलाव आपके शरीर में आ रहे हैं, जिसे मैं आगे बताऊंगी कि क्या चेंजेस आते हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा। अच्छा। जब आपकी बॉडी मीनोपोज एज को अटेन कर जाती है, उसके बाद आता है पोस्ट मीनोपोजल फेज। इसमें आपकी बॉडी मीनोपोज में चली गई है। अब अब जो है ना, आपका ब्रेन, आपका बॉडी, ये जो बायोलॉजिकल एक चेंज हुआ है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं आपके बॉडी में, तो आपकी बॉडी अपने आप को रीसेट करेगी। क्योंकि अगर एक लड़की 12-13 साल के एज में उसके पीरियड्स आ गए, मीनोपोज उसने 50 इयर्स या 52 इयर्स, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। बॉडी उसने अपना एक पैटर्न बना लिया था, ब्रेन ने अपना एक पैटर्न बना लिया था, हम लोगों ने भी अपना एक पैटर्न बना लिया था। अब वो पूरा ही चेंज होगा। ब्रेन का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, बॉडी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उनका भी पैटर्न चेंज हो रहा है, और हम भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चेंजेस है ना, इनको हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सडन भी होता है, कई बार धीरे धीरे भी आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि घर में भी हम अपने मम्मियों को बोलते हैं, मम्मी तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहने लगी हो। या हस्बैंड्स अपनी वाइफ को कहते हैं, क्या हो गया है यार, पहले तो तुम इतना अच्छे से बोलती थी, अब तो कुछ भी बोलो तुम इरिटेटेड हो जाती हो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड हर, माई एडवाइस इज अंडरस्टैंड हर, शी माइट बी गोइंग थ्रू अ मीनोपोजल एज। उसके मासिक धर्म शायद अब बंद होने वाले हैं, इसकी वजह से उनके शरीर में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। सो वी नीड टू हेल्प देम आउट। सो दैट इज अबाउट मीनोपोज। ये जो साइकिल जैसे बंद होते हैं, उसकी रिकवरी में आप बोल रहे हैं एक अच्छा सिग्निफिकेंट टाइम लगता है, पोस्ट मेनोपॉजल फेज जैसे आप बोल रहे हैं। तो उसके बाद वो मतलब उसका चिड़चिड़ापन, वो इश्यूज, उन्हीं सारे इश्यूज के लिए एक मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? मतलब मेनोपॉज एक कंडीशन थोड़ी है, तो एक लाइफ का एक साइकिल, राइट? उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं जहाँ पर एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है इन ऑर्डर फॉर देम टू रिकवरी फ्रॉम व्हाट?
देखिए मेनोपॉज जो है ना, ये आपका कोई डिजीज नहीं है। एग्जैक्टली पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये कोई बीमारी नहीं है, Right. ये एक फेज है। एक फेज है। ठीक है, एक फीमेल के फेज में जैसे प्यूबर्टी आती है, Right. फिर देन शी गेट्स मैरिड, उसके फिर रिप्रोडक्टिव एज में वो कंसीव करती है, उसके बच्चे होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो मीनोपॉज इज ऑल्सो अ फेज। Right. तो हमें उस फेज को समझना पड़ेगा। Right. अब उस फेज में क्या होती है, जब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में होती है, मतलब उसके पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडीज में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग हर साइकिल, और साथ ही साथ उसके बॉडी के कुछ और भी चेंजेस के लिए ये दोनों हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब एक फीमेल आपके 45 इयर्स या उस एज स्पैन में आती है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन धीरे 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 कम बनना शुरू करते हैं। जब ये कम बनना शुरू करती है तो ये ओवरीज पे भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करती है, और हमारे और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिन पे वो इफ़ेक्ट करती है। तो ये जब ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, तब हम देखते हैं महिलाओं में एक चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो मूड स्विंग्स, ये सब कुछ आते हैं। फिर आपके पास, मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आती है एट द एज ऑफ 40, 45 या 45 प्लस। हमारे ना पीरियड्स कम हो गए हैं, 1 महीने आते हैं, 2 महीने में नहीं आते हैं, शरीर में बहुत दर्द होता है, हाथ में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। तो दीज आर द इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस होते हैं कि वो अब मेनोपॉजल फेज में जाने वाली है। बिकॉज ईस्ट्रोजन जो होता है ना, जैसे जैसे वो कम होते जाते हैं, वो बोन सेल्स को भी खाना शुरू कर देती हैं। तो वो दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपके बोन सेल्स कम होने लगते हैं। तो ये है एक फिजिकल सिम्टम्स जो हम उनमें देखते हैं। तो ये सब जो फिजिकल सिम्टम्स है। सेकेंडली, आपका ईस्ट्रोजन जो होता है ना, वो आपकी आर्टरीज के लिए एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे भी काम करता है, ताकि उसमें प्लग्स या क्लॉट्स ना बने। नाउ वंस ईस्ट्रोजन लेवल आपका कम होने लगता है, तो वो क्लॉट्स और प्लग्स के होने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि एक और बात होती है, जब आप मेनोपॉजल एज में जाएगी एक फीमेल, तो देयर इज़ एक टेंडेंसी होती है कि उनकी बॉडी 5 to 10% वेट गेन करे। एक ओबेसिटी का इशू आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, वो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। तो आपका खाने पीने का साइकिल्स भी, जब आपको बहुत मूड स्विंग्स होंगी, डिप्रेशन होंगी, कई फीमेल होती है, मेरे को ना बहुत भूख लगती है उस टाइम, बहुत खाती हूँ, चॉकलेट खा लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मीठा खा लेती हूँ, तो ये चीज़ें हैं। दिस इन टर्न लीड्स टू ओबेसिटी। अब ओबेसिटी होगा, फैट डिपोजिशन होगा आपके आर्टरीज वगैरह में, वो आपका हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियोवास्कुलर या हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स भी हो सकती है। तो वहाँ आता है हमारा रोल टू ट्रीट देम। तो आप बेसिकली उनकी ये जो सिम्टम्स हैं, जो एस्ट्रोजन की गिरने की वजह से आ रहे हैं, या मूड इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जितने इश्यूज हैं, उन सबको हम रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो एक फेज है ही। उसके बाद के इश्यूज को जितना कम कर सकते हैं उनकी लाइफ में, उतना अच्छा रहेगा। हाँ। सेकेंडली, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो मेनोपॉजल एज में नहीं आती हैं या आ जाती हैं, बट उनके पीरियड्स स्टॉप नहीं होते हैं, बट ड्यू टू कुछ और कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह होता है या यूट्राइन सिस्ट वगैरह होता है, उस केसेस में भी दे अटेन मेनोपॉज। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, वी नीड टू ऑपरेट दोज पेशेंट्स, तो उस केस में जब हम उनके यूट्रस को रिमूव कर देते हैं या यूट्राइन लाइनिंग को रिमूव कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी दे कैन गो टू मेनोपॉज, बट उनका अभी वो राइट एज नहीं हुआ होता है। तो उस टाइम पे भी आपने सिर्फ यूट्राइन लाइनिंग को रिमूव किया, यूट्रस को रिमूव किया, बट उनकी ओवरीज ठीक थी, हमने ओवरीज को रिमूव नहीं किया है। तो ओवरीज तो अपने वो एग्स रिलीज कर रहा है, हाँ, तो ओवरीज एग रिलीज कर रहा है, उस टाइम पे भी उनको कुछ हमें और सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो वी नीड टू ट्रीट ऑन दो सिम्टम्स। तो मेनोपॉज हमें कुछ ऐसे केसेस में भी मिले हैं कि फिजियोलॉजिकली दे हैव नॉट अटेन्ड menopause, but due to some pathological conditions they have attained menopause. उस cases में भी we can treat them with homeopathic medicines
क्योंकि उस टाइम पे अगर हम उनको हार्मोन थेरेपीज़ देंगे, हार्मोनल थेरेपीज़ देंगे, तो वो हार्मोनल थेरेपीज़ ना उनके बॉडीज़ में कई तरह के और साइड इफ़ेक्ट्स भी डेवलप कर देती हैं। बट होम्योपैथी डजंट डू इट. They treat the body as a whole, they treat the patient as a holistically, and they give relief. पूरे आपको रिलीफ देता है वो, आपके जितने भी सिम्टम्स है, आपके चाहे जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी को हम लोग एज अ होल लेके आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं. तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर उसको 45 या 45 प्लस में जो एक नेचुरल एज होती है मेनोपॉज आने की, उस एज से पहले ही आ गया. कितना पहले? सी आई हैव सीन अ पेशेंट who was in her early 30s, 35 years of age. हाँ, बट उनको पीरियड्स इरेगुलर थे, हैवी ब्लीडिंग थी उनकी. जब आई रिकमेंडेड हर फॉर द अल्ट्रासाउंड से हमें पता चला कि शी हैज़ गॉट अ यूट्राइन फाइब्रॉइड, और यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज़ उनका काफ़ी ज़्यादा था. वी हैड टू रिमूव इट सर्जिकली. आफ्टर द बायोप्सी, मतलब केस वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज अ बेनाइन केस ओनली. तो कैंसरस नहीं था वो, और जो ओवरीज थी वो ओवरीज उनकी ठीक थी. तो उस केस में हमने उनके रिमूव किया. शी अटेन द मीनोपोज. तो उसकी वजह से उनको ना मूड स्विंग्स होते थे, डिप्रेस्ड फीलिंग होता था, नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा होती थी. शी यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती थी उनकी, वेजाइनल ड्राइनेस था उनको. तो इन दैट केस आई ट्रीटेड हर विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, और उनके काफ़ी अच्छे मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया था उनके सिम्टम्स में. रिलीफ में मतलब मेनोपॉज वापस से बंद नहीं हुआ? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है कि मीनोपॉज स्टॉपेज, तो वो तो स्टॉप आपका हो गया. वो राइट एज नहीं थी ना उनके लिए? राइट एज नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपके तो यूट्राइन लाइनिंग रिमूव हो गई है ना, तो यूट्राइन लाइनिंग रिमूव हो गई है, उनके मीनोपॉज उनका हो गया है. और अगर यूट्राइन लाइनिंग के साथ साथ उनके ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी ओवरीज तो प्रॉब्लम नहीं थी, हमने उनका ओवरीज रिमूव नहीं किया. ओवरीज जो है वो एग्स को बना रही थी. ठीक है, अब ओवरीज एग को बना रही है, एक पर्टिकुलर मंथ के हर टाइम पे वो एग्स जो होते हैं ना वो फूटते हैं, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं. बट जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका यूट्रस नहीं है, शी विल नॉट गेट अ साइकिल्स. लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी, मान लीजिए लो मूड स्विंग्स होना, फिर एक सैडनेस की फीलिंग होना, एक विपिंग टेंडेंसी होना, ये सब चीज़ें वी सी इन पेशेंट्स. तो इन दैट केस, इन केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं. बहुत ही एमेच्योर सवाल है वैसे. मैंने देखा है काफ़ी लड़कियां परेशान रहती हैं विद पीरियड्स. तो अर्ली मेनोपॉज इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग ओनली? देखिए, हर चीज़ के ही कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, और हर एक चीज़ का ना एक पर्टिकुलर एज होता है. इफ़ यू अटेन दैट एट अ परफेक्ट एज, दैट इज़ गुड फॉर यू. लेकिन अगर वो अर्ली हो रहा है, तो उस अर्ली के साथ अगर आपकी बॉडी में वो अर्ली हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में ये कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशंस भी रहेंगी. जैसे कई बार हमने देखा है कि हाईली डायबिटिक पेशेंट्स जो होती हैं, उनमें मीनोपॉज जल्दी हो जाता है. ठीक है. फिर कुछ केसेस में हमने कैंसर के केसेस में देखे, ओवेरियन कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में हमने देखा है दे अटेन अर्ली मेनोपॉज. तो दैट इज़ नॉट गुड. हमें पता करना पड़ेगा, हमें रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि अर्ली, वाई दिस अर्ली, क्यों ये अर्ली हुआ है. तो यहाँ पे ही हमारा एज अ डॉक्टर हमारा रोल आता है कि हमें पता करना है कि ये अर्ली जो आया है वो क्यों आया है अर्ली. एंड फिर जो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी, एज पर द सिम्टम्स, एज पर द केस शी इज़ गिविंग, हम अकॉर्डिंगली उसको हेल्प कर सकते हैं. अच्छा, ओके. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मुझे जो समझनी है कि होम्योपैथी के रास्ते से तो हम उनके सिम्टम्स को रिलीफ दे रहे हैं. जो अभी एलोपैथिक साइंस है, एलोपैथिक मेडिसिन है, वो कैसे अप्रोच करती है मेनोपॉज को, मेनोपॉज के सिम्टम्स को या अर्ली मेनोपॉज को? इन तीनों केसेस को लेकर चलते हैं. अर्ली मेनोपॉज, फिर जो नॉर्मल मेनोपॉज, एंड देन पोस्ट मेनोपॉज में जो सिम्टम्स आते हैं, तो वो उन तीनों को नॉर्मल एलोपैथी कैसे ट्रीट करती है? जो सिम्टम्स आएंगे हमारे पास ना, मोस्टली वो आते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट, आपकी वेजाइनल ड्राइनेस आता है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर आता है. फिर आपकी ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमारे पास आती हैं. ठीक है, चाहे वो अर्ली में आए, चाहे वो वंस शी इज़ अटेन मेनोपॉज उस टाइम पे आए, या पोस्ट मेनोपॉज में आए. अब जब आप एक एलोपैथिक मेडिसिन के आप जाएंगे, कन्वेंशनल मेडिसिन के आप जाएंगे, तो उनका जो अप्रोच होता है ना,
सिंस बिकॉज इट्स रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, तो वो आपको हार्मोन कम हो गए हैं, वो हार्मोन देके उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते इससे हैं. क्या होता इट है? मीन्स दे आर गिविंग यू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है. एंड अगर आपके जैसे कि मेंटल सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको लो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तो दे विल गिव यू एंटी डिप्रेसेंट. बट अगर हम मीनोपोज गाइडलाइंस को देखें, उसमें दे इट्स स्ट्रिक्टली मेंशन कि एंटी डिप्रेसेंट को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें नहीं देना है मीनोपोज के पेशेंट्स को. इट्स क्लियरली मेंशन इन द मीनोपोज गाइडलाइंस. सेकेंडली, जैसे कि उसके और सिम्टम्स जो आते हैं, जैसे उसको मीनोपोज की वजह से मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या उसके मतलब हाई बीपी रहने लगा है, ओबेसिटी है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, दे गिव यू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब हार्मोन रिलेटेड थेरेपीज जो वो देते हैं, आपकी बॉडी नॉर्मली फिजियोलॉजिकली एक नॉर्मल ये फेज़ है आपकी बॉडी का, नॉर्मली वो बनाना बंद कर रही है. मतलब आपकी बॉडी अब उस चीज़ को नहीं चाह रही है, लेकिन आप उसको दिए जा रहे हो, वो उसको टॉलरेट कैसे करेगी? क्या दिए जा रहे हैं? आपने एस्ट्रोजन हाँ, दे दिया, एस्ट्रोजन अलग से हमने उनको दे दिया, और उसके सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं. उसके सिम्टम्स खत्म नहीं हो रहे. फॉर अ टेम्पररी पीरियड वो शायद उनको रिलीफ मिलेगा या उनके सिम्टम्स कम हो गए, लेकिन फिर से वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, एंड इन अ मोर एग्रेसिव फॉर्म. साथ ही साथ उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखे हैं मैंने. 2-3 पेशेंट्स हैव कम अप टू मी, जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ले चुके थे. तो उन्होंने मुझे ये बताया, हम थेरेपीज ले रहे हैं, लेकिन उससे ना हमें ब्रेस्ट में एक टेंडरनेस फीलिंग होती है, स्वेलिंग रहता है ब्रेस्ट में, हेडेक रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वॉमिटिंग टेंडेंसीज रहती हैं, वजाइनल ड्राइनेस रहता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ये फेस करती हैं. एंड ऑल्सो हार्मोन थेरेपीज जो है ना, इन द लॉन्ग रन दे कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया आपका, सर्वाइकल कैंसर हो गया आपका, ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, एंड सर्टेन गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीजेस हो गई आपकी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गया, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो गए, डायबिटीज़ हो गया. ये सब चीज़ें हैं जो हार्मोन थेरेपी से हमने देखा है कि पेशेंट्स में अराइज हो रही हैं. तो हमारा एज अ डॉक्टर हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमें उन्हें रिलीफ देना है, टेम्पररी रिलीफ नहीं देना है, हमें उनको परमानेंट. दैट देयर यहाँ पे आता है होम्योपैथिक डॉक्टर्स का रोल और होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल, कि हम उन पेशेंट्स को परमानेंट सोल्यूशन देंगे, कि आपको पूरा परमानेंट एक रिलीफ मिले. लाइक आई विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारी, जैसे सीपिया इज़ देयर, लाइकोपोडियम इज़ देयर, पल्सटिला इज़ देयर, नेट्रम्यूर इज़ देयर. ये कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती है. एंड ऑल्सो द बैक्सन्स होम्योपैथी, दे हैव देयर ओन कॉम्बिनेशन, दैट इज़ B7 ड्रॉप्स. B7 ड्रॉप्स मैंने अपने पेशेंट को दिया है जो मेरे पास हॉट फ्लशेस की कंप्लेन, एंग्जाइटी की कंप्लेन लेके आई थी, कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, नॉर्मल मतलब टेम्परेचर है या सर्दी का ही मौसम है, लेकिन उनको स्वेटर पहनती हैं तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जा रही है, उनको लगता है कि फ़ैन चला दूं. तो इन दैट केस B7 10 to 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया. 15 डेज बाद मैंने जब उनको फॉलोअप के लिए बुलाया, मतलब शी हैड अ रिलीफ ऑफ 50 to 60%. हाँ, लेकिन द रिकमेंडेशन इज़ कि आपको आ गया रिलीफ, आपको मेडिसिन को एकदम से स्टॉप नहीं करना है. लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको मेडिसिन कब स्टॉप करना है, कैसे स्टॉप करना है. अचानक से आपको बंद नहीं करना है. अब क्या होता है ना कि ज़्यादातर मैंने महिलाओं में देखा, 1 महीने आई, 2 महीने आई, 3 महीने आई, रिलीफ मिल गया, रिलीफ तो मिल गया, बस छोड़ो, अब क्या जाना डॉक्टर के पास हर महीने. ये होता है. तो ये नहीं होना है. ये एक प्रोसीजर है, ये एक फेज़ है आपके लाइफ का जिसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट अ डॉक्टर डिसाइड कि ये जो आपकी थेरेपी है या जो ये जो ट्रीटमेंट है ये कब तक चलना चाहिए. लेट देम धीरे 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 आपके मेडिसिन को उनको कम करने दीजिए, उनको डोजेस डिसाइड करने दीजिए. तो दिस इज फॉर हॉट फ्लैशेस. हॉट फ्लैशेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन केसेस में ये बहुत अच्छा मैंने देखा इसने काम किया है. और जो आपने शुरू में 4 मेडिसिन बताई थी, शुरू में 4 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी, काफ़ी सारे ही हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सीपिया इज़ देयर, लाइकोपोडियम इज़ देयर, नेट्रम्यूर इज़ देयर, फिर आपका सल्फर इज़ देयर. तो सीपिया हम क्या करते हैं, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस ना, जब एक फ़ीमेल आती है, ज़्यादातर फीमेल्स किस प्रॉब्लम के साथ लेके आएगी, एक तो मतलब मेंसेस बंद हो गए हैं,
उसके बाद से ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है, एकदम पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं। सर्दी का मौसम है तो उनको स्वेटर, एसी में बैठी हैं तो भी उनको लगेगा एसी का टेम्परेचर और कम करो, ऐसा होता है। रात को उनको नींद नहीं आती है। फिर धीरे धीरे ना वो छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगती है। अरे अभी तो मैंने ये सामान यहाँ रखा था, मैं भूल गई कहाँ, डॉक्टर साहब मेरे को ना याद नहीं रहती हैं चीज़ें। हाँ, याद क्यों नहीं रहती हैं चीज़ें? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है ब्रेन के थिंकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है, वो आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका वो जो थिंकिंग पावर है ना, वो भी आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। फिर वजाइना में ड्राइनेस रहने लगी है, ईचिंग होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गया है। तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ज़रूर शुगर हो गया होगा। नो, इट कैन बी यूरिनरी इन्फेक्शन ऑल्सो, या फिर मीनोपोज की वजह से भी हो सकता है ये। सो ये लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि ये क्यों हो रहा है। तो ये है, जैसे सीपिया पेशेंट जो होगा ना, वो हमारे पास आएगा, उसको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होंगे, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, ईजिली बहुत जल्दी जल्दी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और जो उसके लव्ड वंस होते हैं ना, अपने नियर वंस होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, उनके लिए उसके मन में ना एक एवर्जन हो जाएगा, उन बात करने का मन नहीं करेगा, बच्चों को ऐसे ऐसे डांट देगी, बच्चे भी मतलब क्लूलेस हो जाते हैं कि मम्मी को अचानक से हो क्या गया। तो दिस इज़ अ सीपिया पेशेंट। तो उस केस में अगर हम उनको सीपिया देंगे तो वी गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर जैसे कि आपका लाइकोपोडियम पेशेंट होगा, लाइकोपोडियम पेशेंट में क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, हॉट फ्लैशेस होगा, साथ ही साथ उसको ना डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, जैसे इंडाइजेशन होगा, नोज़िया होगा, ब्लॉटेड एब्डोमेन रहेंगी। सो ये सारी इंडिकेशंस हमें अगर मिलती हैं, उस केस में अगर हम उनको लाइकोपोडियम देते हैं तो इट गिव्स अस वंडरफुल रिजल्ट। फिर आते हैं जैसे नेट्रम्यूर पेशेंट। नेट्रम्यूर पेशेंट में क्या होगा, हॉट फ्लशेस होंगी, हेडेक होगा, वेजाइनल ड्राइनेस होगा, साथ ही साथ उनको ना सॉल्ट या सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, नमक खाने, ऐसे ऐसे बैठे बैठे नमक चाट लेती होंगी। सो उस केस में अगर हम लोग नेट्रम्यूर देते हैं तो इट गिव्स अस अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर जैसे सल्फर पेशेंट आएगा, सल्फर पेशेंट में क्या होगा ना, उसका अपीयरेंस ना बड़ा एक शैबी सा अपीयरेंस होगा। मतलब आपके पास आएगी ना तो कपड़े वपड़े भी ढीले ढाले, मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, कुछ वो नहीं कर रहा होगा, बैठ के आ जाएगी। मतलब आई है, बाल भी शायद आप एक ऐसे ही बांध के लेके आ गई होगी। तो एक वो सल्फर पेशेंट आपको वो एक अपीयरेंस देगा। साथ ही साथ सल्फर पेशेंट में ना आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, एकनी की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, रैशेस की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो इन दैट केस अगर हम उनको सल्फर देते हैं तो इट गिव्स अस अ वंडरफुल रिजल्ट। फिर एक और पेशेंट आएगी, आपके साथ बात कर रही है, बोल रही है मेरे को मीनोपोज आए, मेरे को इस एज में हो गया है, मेरी मदर को भी बहुत अर्ली मीनोपोज हो गया था, एंड जब से मेरे को ये हुआ है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं। बोलते बोलते ना उसके आंखों में ना यू विल सी देयर आर टीयर्स इन हर आइज, मतलब एक विपिंग टेंडेंसी होगी, छोटी छोटी। आप उसको जितना पोक करते जाओगे वो आपको पता लगेगा कि छोटी छोटी बातों पे उसको रोना आ जाता होगा। कोई शायद एक मामूली सी बात होगी, टीवी का कोई सीरियल देख रही है, सीरियल देखते देखते मतलब ऐसे ही बाकी सब नॉर्मली देख रहे होंगे, बट शी विल स्टार्ट क्राइंग, मतलब वो ग्रीफ वाला फैक्टर उनमें होगा। तो ये इस केसेस में अगर हम उनको पल्सटिला देते हैं, एंड पल्सटिला पेशेंट जो लुक होता है उसका, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उसका लुक आपको कैच करेगा। तो दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स को अगर आप पल्सटिला दोगे तो इट वर्क्स वंडरफुली। तो दिस आर द फ्यू मेडिसिन। इसके अलावा भी हमारे पास होम्योपैथी में वी हैव एंडलेस मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी वी ट्रीट द पेशेंट होलिस्टिकली। तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा ना, हम उसके लिए सिर्फ ये नहीं सुनते हैं कि मेरे को हॉट फ्लैशेस हो रही हैं, मेरे को एंग्जाइटी हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। नो, हम उसका पूरा एक थोरो केस टेकिंग करते हैं। हाँ, हम पूरा डीप जाते हैं, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, पीरियड्स कब आपके शुरू हुए थे, वो नॉर्मल था या नहीं था, फिर रिप्रोडक्टिव एज में आपकी जो प्रेगनेंसी थी ये नॉर्मल था या नहीं था, उस टाइम पे आपको कोई स्ट्रेस रहा है या नहीं रहा है, उस टाइम पे आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है, फिर आपकी मदर को कब हुआ, आपकी फैमिली में अर्ली मेनोपॉजल हिस्ट्री है या नहीं है, ये सब चीज़ें वी नीड टू आस्क हर। एंड साथ ही साथ वी ऑल्सो नीड टू पोक इन कि कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, पेशेंट आपका डायबिटिक तो नहीं है, या पेशेंट को हाई बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट का आपका ओबीस तो नहीं है, मोटा तो नहीं है एज पर हर एज। तो ये सब चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ओके। अच्छा, इसमें मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। सबसे पहला तो जो वहाँ पर हार्मोन थेरेपी दी जाती है वो कितने टाइम चलती है? हार्मोन थेरेपी जो उनकी चलती है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स। वो कम डोजेस से शुरू करते हैं, दे टेक इट फॉर अ स्पैन ऑफ से 3 months 6 months
यही उनका ड्यूरेशन रहता है। 3 months तो 6 months ड्यूरेशन रहता है। क्या वो हार्मोन गिरने की वजह से वो सिम्टम्स आते हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो हम होम्योपैथी में उस हार्मोन को बढ़ाने का कुछ नहीं, सॉल्यूशन उस होता है? हमें हार्मोन को बढ़ाना ही नहीं है, तो हम क्योंकि ये तो आपकी basically- बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, Right. ये एक नेचुरल फेज ऑफ योर बॉडी उसको है। हम एडजस्ट करवाते हैं। हाँ, उस उसको लो एस्ट्रोजन पे ही एडजस्ट करवाते हाँ, हैं। बॉडी को हमें एडजस्ट करवाना है, बॉडी को हमें हेल्प आउट करना है कि तुम्हारे में चेंज आया है, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये अच्छा चेंज है। हाँ, ये जो बॉडी अब एक फीमेल इस एज में आई है, मेनोपॉजल एज में आई है, अब उसका एक रेस्टिंग फेज है, तो उस रेस्टिंग फेज में उसको उसकी मतलब एंजॉय करने दो उसको, ठीक है। जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना पीरियड प्रेगनेंसी का टाइम है, एंजॉय योर प्रेगनेंसी, ये बहुत अच्छा फेज होता है लाइफ का। सिमिलरली मेनोपॉज इज ऑल्सो एक फेज है आपकी लाइफ का, ये कोई डिजीज नहीं है। तो थिंक इट अकॉर्डिंगली कि इट्स अ फेज, गो विद इट। अगर हम मेनोपॉज को तोड़ के देखें ना, मी नो पॉज, तो हमें स्टॉप नहीं होना है यहाँ पे एक ऐसा टाइम आ गया है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको ना अपनी बॉडी को ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी को प्यार करना है। यू नीड टू लव योर सेल्फ अगेन, क्योंकि देखो स्कूल लाइफ हो गया, एक स्कूल की लाइफ की एक अलग स्ट्रेस, कॉलेज में आप आए उस लाइफ की एक अलग स्ट्रेस, कॉलेज के बाद कैरियर को लेके आपका एक स्ट्रेस, फिर जब आपने मैरिज की आपकी हुई उस टाइम पे एक चेंज आता है, एक मेजर चेंज आता है एक फीमेल के लाइफ में, वो एडजस्टमेंट्स एंड ऑल, उसका एक स्ट्रेस होता है। फिर आपका एक कैरियर को लेके, आपका वर्क प्लेस को लेके आपके अंदर एक स्ट्रेस होता है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है उस टाइम का एक अलग स्ट्रेस होता है। सो यू आर ऑलवेज इन अ रन। हाँ, तो आपको ना यू नेग्लेक्ट योर बॉडी, जो जनरली फीमेल्स में होता है, यू नेग्लेक्ट योर बॉडी, चल रहा है चलने दो वाला बात होता है। बट दिस इज अ टाइम जब आपकी बॉडी कहता है कि तुमने बहुत कर लिया, सबके लिए कर लिया, अब अपने लिए करो। मी नो पोज, so now don't stop, now just work out on your body, love your body and just go ahead with the phase. Great. अच्छा, ये आपने प्री मेनोपॉज का भी बताया जैसे, तो उस केस में अगर कितने केसेस में हो सकता होगा सर्जरी चाहिए होगी? सर्जरी हर मेनोपॉज में ही सर्जरी नहीं चाहिए होता। नहीं, जैसे कोई आपने बताया फाइब्रॉइड्स हो गए या कोई ट्यूमर केस है, तो उस केस में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हम कुछ एड्रेस कर पाते हैं या डू वी इंटीग्रेटेड विद अदर साइंसेज और उनके साथ हम सर्जरी? नहीं, देखिए दैट मतलब एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर यस डेफिनेटली हम लोग भी फाइब्रॉइड्स या सिस्ट के केसेस को ट्रीट करते हैं। अच्छा। बट हम लोग भी व्हेन वी गो फॉर द अल्ट्रासाउंड वगैरह जब हम लोग कराते हैं, सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं, वी लुक इनटू द साइज की साइज कितना है। अच्छा। अगर द साइज इज बियॉन्ड द मेजरेबल लिमिट्स, तो इन दैट केस यस डेफिनेटली वी ऑल्सो रिकमेंड फॉर सर्जरी। लेकिन उसके बाद जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, टू हेल्प सपोर्ट योर बॉडी वी कंटिन्यू विद द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ओके, तो सर्जरी मतलब वो सर्जरी के साथ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हाँ, दे कैन गो हैंड इन हैंड। गॉट इट, गुड। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस सब्जेक्ट में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है दैट इज आई विल डिस्कस नाउ अबाउट कि मेनोपॉज में भी ना वी नीड टू मैनेज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होना चाहिए, हमें अपने डाइट पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या है, जैसे कि आप यू कैन गो फॉर ब्रिस्क वॉक पे आप जा सकते हो, फिर आप योगा कर सकते हो, यू कैन टेक म्यूज़िक थेरेपीज़ हो गए आपके, लाफ्टर क्लासेस हो गई आपकी। ये सारी चीज़ें जब आप लेते हो ना, योर बॉडी इज़ ऑटोमेटिकली डिस्ट्रेस्ड। तो जैसे जैसे आपके बॉडी का स्ट्रेस कम होगा ना, वैसे वैसे भी आपका ब्रेन जो है ना वो भी रिलैक्स होगा। सो योर बॉडी ये विल एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर आपके जैसे कि डाइट है, डाइट में इस टाइम पे ना आपकी बॉडी में क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो गया है, वो आपके बोन्स को भी हैम्पर कर रहा है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और इस एज तक आते आते ना हमारी, क्योंकि ऑलरेडी नाउ डेज हम लोग ऐसी जगहों में रहते हैं ना, हमारी बॉडी में वैसे ही विटामिन डी कम जाता है, एंड विटामिन डी जितना कम जाएगा बॉडी उतना कैल्शियम एब्जॉर्ब कम करेगी, बिकॉज विटामिन डी आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो हमें कैल्शियम रिच फूड्स लेनी है। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे होम्योपैथी में हम लोग कैलकेरिया फॉस देते हैं, कैलकेरिया फ्लोर देते हैं, ये सब हम देते हैं पेशेंट्स को। सेकेंडली आप विटामिन डी ले सकते हो,
इधर आपके धूप अगर आपको अच्छी मिल रही है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज दैट इज़ 6 o'clock to 7 o'clock, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है. यू कैन गो इन द पार्क, हैव अ वॉक, आपका विटामिन डी भी आ जाएगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी. साथ ही साथ फूड्स जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है. जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग दे कैन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कई तरह के नट्स आती हैं, आलमंड्स वगैरह आती हैं, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, वो ले सकते हैं. जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं वो दे कैन टेक फिश ऑल्सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, तो वो दे कैन टेक दिस ऑल्सो. प्रोटीन रिच डाइट्स ले सकते हैं वो लोग. कार्ब्स लो डाउन कीजिए, रिफाइंड शुगर लो डाउन कीजिए, बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज़ अटेन्ड मीनोपोज, आपका ईस्ट्रोजन लेवल वगैरह कम हो गया है. तो आपके जो आर्टरीज वगैरह को ईस्ट्रोजन पहले हेल्प कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, अब वो नहीं कर रहा है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर वगैरह लेंगे, इट कैन लीड टू डायबिटीज़ या ओबेसिटी वगैरह हो सकते हैं. तो यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट ऑल्सो. हैव अ वेरी हेल्दी डाइट. सैलड्स इंक्लूड कीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में, दैट इज़ वेरी गुड. कुछ फीमेल्स आती हैं मीनोपोज में, उनको बहुत हेयर लॉस होता है. सो इन दैट केस आप अगर आयरन रिच फूड लेंगे, फिर ओमेगा 3 रिच फूड्स लेंगे, तो दैट कैन हेल्प रिड्यूस योर हेयर फॉल ऑल्सो. अच्छा, गॉट इट, गॉट इट. ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ऐसे एक बारी कम हो गए तो फिर ऐसा नहीं होता कभी? नहीं, बॉडी विल नॉट रिपेलनिश इट, क्योंकि आपका बॉडी उस एज में आ गया है कि अब उसको, क्योंकि आपने मीनोपोज क्या है, आपका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है एक फीमेल का ना, वो स्टॉप हो जाता है. अब उसके बॉडी को रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है, तो फिर इतनी एस्ट्रोजन की उसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं. हाँ, तो दैट्स द थिंग कि अब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा. आप अब आपकी बॉडी उस कम एस्ट्रोजन में ही अपने आप को फिर से एडजस्ट करेगी, रीसेट करेगी एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए. दैट्स द थिंग. एंड वंस अ फीमेल अटेन्स मीनोपोज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को लगता है मीनोपोज हो गया, पीरियड्स नहीं आ गया, हमें तो अब कोई बीमारी नहीं है. फर्स्ट थिंग, मीनोपोज बीमारी नहीं है, ये एक फेज़ है आपके लाइफ का, इसे समझिए. सेकेंडली, जब आपको मीनोपोज हो गया है, आपको आपके बॉडी का और ध्यान रखना है. सो ईयरली देयर आर फ्यू टेस्ट रिकमेंडेड जो आपको करवाने ही करवाने हैं. फर्स्ट इज अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाइए. ब्लड शुगर लेवल 6 months में एक बार, और अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है हाई शुगर की, डायबिटीज़ की, तो इट शुड बी मंथ में एक बार अपना शुगर चेक करवाइए. अगर फिर आपके फैमिली में हाई बीपी, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तभी भी आपको मंथ में एक बार अपना भी बीपी चेक करवाना है. अच्छा, ये कुछ टेस्ट है. सेकेंडली, आपका कैल्शियम लेवल, आपका फॉस्फोरस लेवल, आपका विटामिन डी, ये सब आपको चेक करवाना है. एंड वंस अ फीमेल इज एट द एज ऑफ 50 to 55, योर डॉक्टर विल रिकमेंड यू टू गो फॉर और ए टेस्ट, अ बोन डेंसिटी जिसमें हम लोग मेजर करते हैं. तो वो टेस्ट आपको करवाना है टू टेक द बोन डेंसिटी. तो वो आपको बताएगा इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन 2 or 2.5, तो वो आपको बताएगा कि योर बोन्स आर एट अ रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर. So these are the tests recommended by us, and also ultrasonography. ये भी आपको कराना है. आपको लगता है पीरियड्स बंद हो गए, so everything is normal. अब रिप्रोडक्शन वाला तो फेज़ गया, तो फिर क्या नहीं. दिस फेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस अगर जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूट्रस अगर रिमूव हो गया है, जिसे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, आपकी ओवरीज हेल्दी है, वो एग्स प्रोड्यूस कर रही हैं. तो उस केस में भी कई बार क्या होता है ना कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्स की वजह से या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ना सिस्ट वगैरह बन जाते हैं. या देयर आर चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो. सो अर्ली डिटेक्शन कैन हेल्प. And after the age of 40, it is recommended to every female go for a pap smear test, which will help prevent cervical cancer. ये हमें बताएगा कि टेंडेंसी है आपकी बॉडी को या नहीं है. एंड अगर आपकी फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री में मदर हो गई, आपकी नानी हो गई, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर मैटरनल साइड, किसी को ब्रेस्ट कैंसर की अगर हिस्ट्री है, once a year you should go for breast mammography.
So these are the few tests recommended for every female who has attained menopause. And nowadays we are also recommending पेशेंट्स कि आफ्टर द एज ऑफ 40 या 35 ईयर्स के बाद आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, एक बार उनसे डिस्कस कीजिए एंड गो फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन इंजेक्शंस भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वैक्सीन्स आती हैं वो आप ले सकते हो. एंड टॉकिंग अबाउट अस एज होम्योपैथ्स, कम टू अस, वी कैन हेल्प यू होलिस्टिकली, वी कैन हेल्प यू, वी विल ट्रीट यू एज ए इंडिविजुअल. हमें आपके डिजीज़ को ट्रीट नहीं करना है क्योंकि आपको कोई डिजीज़ नहीं है. इट्स अ फेज. वी विल टीच यू हाउ टू डील विथ यू दिस फेज, accommodate in this phase. and we will regulate your body to adjust itself with the change in this phase. तो एंड प्लीज़ जो भी मैंने मेडिसिन बोली हैं दे वर्क वंडरफुली, बहुत अच्छा काम करती हैं, बट टेक देम अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर के सलाह पर ही उन्हें लें, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपको मेडिसिन की कितनी ज़रूरत है, किस डोजेज में ज़रूरत है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं. तो ऑलवेज आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिस्कस कीजिए. कई बार क्या होता है ना, आई हैव सीन सिर्फ काउंसलिंग से भी पेशेंट को बहुत रिलीफ मिल गया है. हाँ, मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए थे, मुझे उन्हें कोई मेडिसिन नहीं देना पड़ा, जस्ट मैंने उनसे बातें की एंड आफ्टर मतलब 2-3 फॉलोअप्स के बाद दे वर गोइंग वेरी वेल. सो योर डॉक्टर अंडरस्टैंड्स यू बेटर. ये फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, और पूरा एक, मुझे लगता है एक पूरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही है ये, जब ये फेज होता है पूरा. डोंट टॉक इट एज अ ट्रॉमा. ट्रॉमा एज इन इट्स अ ट्रॉमा बिकॉज आप 20 साल से एक पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, तो एकदम से आप पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हो अपनी बॉडी का. देयर इज कि हमारी बॉडी, बोलते हैं ना हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है. वो एक झटके में मेनोपॉज नहीं लेके आती है. उसके लिए पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, वो भी धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट करना, ब्रेन को एडजस्ट करना, आपको एडजस्ट करना सिखाती है. सो इट एक्ट्स इंटेलिजेंटली, जस्ट अंडरस्टैंड इट. एंड दिस इज़ माई मैसेज टू द सोसाइटी. मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ समझिए, अगर आपके घर में एक महिला है जिनमें आप अचानक से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, बहुत उनको बोलते हैं बैठे बैठे नहीं मेरे को बहुत पसीने आ रहे हैं, किसी छोटी मोटी बात पे अचानक से वो रोने लग रही है, अचानक से उनका बीपी बढ़ने लगा है, तो प्लीज़ एक बार उनको डॉक्टर्स के पास ले जाइए. मे बी वो लोग मीनोपोजल एज में हैं, तो डॉक्टर्स उनको हेल्प कर सकते हैं. और डॉक्टर्स उनको काउंसलिंग करने के साथ साथ आपको भी काउंसिल कर सकते हैं कि हाउ यू कैन उनका टेक केयर कैसे करना है, उनको आपको हेल्प कैसे करना है, कैसे. दिस इज़ अ फेज जिसमें आपको आपके आसपास के लोग भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आप खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं. दैट इज़ द थिंग. मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उनको बिल्कुल परफेक्ट, मतलब शी वॉज 53 ईयर्स ओल्ड. शी केम विद टू मी विद द सिम्टम्स ऑफ, उनको पीरियड्स इनिशियली इर्रेगुलर थे. अच्छा. फिर धीरे धीरे उनके पीरियड्स स्कैटी होने लगे. फिर मैंने जब उनका पूरा केस टेकिंग लिया, सो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट शी इज़ एट द एज ऑफ पेरीमेनोपॉज. सो स्लोली मैंने उनको अकॉर्डिंगली काउंसिल किया कि धीरे धीरे मैंने उनका इससे पहले कि बिफोर आई गो टू अ कंक्लूजन, मैंने उनके कुछ टेस्ट करवाए, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया. सो नथिंग, मुझे कोई भी फिजियोलॉजिकल और कोई उनके ऐसे सिम्टम्स या कोई और प्रॉब्लम नहीं मिली. तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन, मतलब वो अपने मेनोपॉज में जा रही थी. तो आई काउंसल्ड हर. उनके हॉट फ्लशेस, उनकी एंग्जाइटी, इनके लिए मैंने उनको मेडिसिन दिया. एंड द लेडी वॉज वेरी मच पॉजिटिव. वो खुद ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी. शी आस्क्ड मी, डॉक्टर मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, अभी एक्सरसाइज कर सकते या नहीं कर सकते, मैं तो 52 ईयर्स की हो गई हूँ, अगर मेरे बोन में कोई प्रॉब्लम हो गया. मैंने कहा कुछ नहीं होगा, यू आर सो पॉजिटिव, आप इस एज में आप वर्कआउट कीजिए, लेकिन वर्कआउट में भी ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हो, आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं. सो शी स्टार्टेड विद ऑल दिस एंड हर बॉडी रिस्पॉन्डेड सो वेल. इतना अच्छा सिम्टम, मुझे उनको आई हार्डली गेव हर अ मेडिसिन फॉर 2 months. उसके बाद उनको मेडिसिन देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अभी भी आई गेट अ कॉल फ्रॉम हर. शी इज़ लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल. शी गोज़ फॉर अ सोलो ट्रिप्स ऑल्सो. Amazing.
अच्छा है ओवरऑल, आई मीन इट्स अ गुड थिंग। कितना टाइम लगता है वैसे होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाने के बाद एक रिकवरी का जो प्रोसेस है? या देखिए, फिर एक कुछ जो मेडिसिन मैंने बोला ना कि आपको 15 डेज में ही रिजल्ट दे देंगी। कुछ मेडिसिन हो सकता है, या कुछ एक जब पेशेंट आता है ना, उसको एक डॉक्टर के ऊपर ना ट्रस्ट डेवलप करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और होम्योपैथी क्या होती है ना, होम्योपैथी पे हम लोग कंसिडर करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी को हमने पकड़ लिया, माइंड को पकड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा तो पेशेंट को भी आपके साथ फ्रेंडली होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे ही वो पेशेंट अपने आप को जितना ज़्यादा खोलते जाएंगे, जितना ज़्यादा उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, हमारी भी मेडिसिन सिलेक्शन उतनी परफेक्ट होती जाती है। देन ऑन वी गिव देम वंडरफुल रिजल्ट्स। मेरे पास कुछ एक दो पेशेंट्स या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको मुझे 1 ईयर तक मेडिसिन देना पड़ा है। या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं कि फाइन फाइन फाइन, फिर अचानक से उनको फिर से कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं ना जो रिलक्टेंट होते हैं कि कुछ टाइम मेडिसिन लिया, ठीक हो गए, स्टॉप कर दिया। तो आपको सडनली स्टॉप नहीं करना है। आप जब डॉक्टर के पास आए हो, शो ट्रस्ट टू दैट डॉक्टर। डॉक्टर नोज योर बॉडी बेटर। वो जैसे आपको रिकमेंड करेंगे, जैसे आपको एडवाइस करेंगे, गो अहेड विद दैट। उसके बाद देयर विल बी नो प्रॉब्लम। माई रिकमेंडेशन इज, दिस इज़ अ फेज़, ये एक फेज़ है आपकी लाइफ का। इस फेज़ को भी enjoy कीजिए, हैव अ पेशेंस, लव योर बॉडी विल लव यू, एंड यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। ग्रेट। मुझे लगता है ये तो बहुत इंसाइटफुल रहा है। जो भी महिलाएं देख रही होंगी इसको, कहीं ना कहीं उनको शायद अगर कोई डाउट्स होंगे तो मुझे लग रहा है इस वीडियो के जरिए वो पूरे हो जाएंगे। Thank you. I hope And so. if not, they can reach out to me. Definitely, They can reach out to me. They can definitely reach out to you. और कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, menstrual issues हैं, हाँ, they can menopause या फिर और भी कोई इश्यूज हाँ, ऐसे हैं। many other problems are there. Right. PCOS है, PCOD है, फिर स्कैंटी पीरियड्स है, जो भी बर्टल एज में कई आजकल जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ना छोटे छोटे बच्चों में 8 years गर्ल्स आर कमिंग कि उनके पीरियड्स स्टार्ट हो गए। 8 year में स्टार्ट हो जाते हैं, 2-3 months दे हैव देयर पीरियड्स, देन ऑन वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी ना मदर्स आर वेरी कंसर्न कि डॉक्टर ये क्या हो गया है। सो दिस आर द केसेस ऑल्सो वी आर हैविंग। तो ऑल दीज केसेस, ये तो पूरा मेंस्ट्रुअल उसमें ही आ गया। हाँ, पूरा आपका मेंस्ट्रुअल उसमें ही आ जाएगा। राइट। तो वो तो उसके लिए तो डेफिनेटली दे शुड रीच आउट, राइट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीजें जो उन्हें बॉदर कर रही है। अच्छा रहता है अगर जितना जल्दी इन सब चीज़ों को एड्रेस कर लिया जाए, उतना आने वाले टाइम में प्रॉब्लम कम होती है। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जितने लोग कंसल्टेशन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे उनके ट्रीटमेंट चलते हैं तो हमारे को पेशेंट से ही वो रिस्पॉन्स आते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमें इफेक्ट कर रहा है। जो पहले हमें एलोपैथी में वो मेडिसिन खा खा के थक गए थे, डिप्रेशेंट्स खा रहे थे, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा रूट है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, अगर उनको कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो आपसे जरूर कंसल्टेशन ले। आपकी नॉलेज तो वैसे ही बहुत अच्छी है। डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ ना शुभम, जैसे मीनोपोज में कुछ महिलाओं में डिप्रेशन आता है, लेकिन डिप्रेशन जो है ना वो लेटर स्टेज होता है। अगर हम लोग इनिशियल स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे जिसे हम वेसोमोटर सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि लो मूड, सैडनेस, फिर मूड स्विंग, एंजाइटी, इन सिम्टम्स को हम इनिशियल फेज में जब ट्रीट नहीं करते हैं, जब एक पेशेंट्स को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो किसी कंसर्न डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, दिस पेशेंट्स या इस तरीके की महिलाएं, दे आर 4 times मोर वनरेबल टू अटेन डिप्रेशन। हाँ, आपका जो हार्मोन साइकिल जो इम्बैलेंस हुआ है ना, वो जब तक रीसेट नहीं होगा, वो जब तक आप नहीं वो करोगे, तो यू आर एट अ हायर रिस्क एट अ लेटर स्टेज ऑफ रनिंग इनटू डिप्रेशन। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, लर्न मोर, नो मोर, एंड लर्न मोर, नो मोर। हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट पर्सन होता है। अगर हम जैसे कि बच्चे को बोलते हैं ये पढ़ो, ये जानो, ये वो करो, सो फॉर दैट अ बच्चा हैज़ टू गो टू अ टीचर। सिमिलरली अगर किसी को पैशन है कि भाई मुझे डांस सीखना है, तो दैट पर्सन हैज़ टू गो टू अ डांस टीचर। वो सिर्फ एक वीडियो देख के या किसी को स्टेज पे डांस करता हुआ देख के नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है जिसको आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है, देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट। We doctors are for humanity, so please come to us. And the best part is homeopathy as a science, वो ना साइड इफेक्ट्स देती है,
ना कोई इश्यूज क्रिएट करती है, बल्कि उन इश्यूज को समझ के उसी पे ही काम समझ करती के है, उसी पे ही काम करती which है। आपका जो प्रिंसिपल है लाइक योर लाइक का, तो दैट इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। डॉक्टर्स के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन पेशेंट्स कहीं ना कहीं उससे जल्दी ठीक भी हो सकते हैं और बिना साइड इफेक्ट के। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट्स हैं मेनोपॉज में, उनमें कॉमनली सिम्टम्स तो मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस के मिलते हैं, एंग्जाइटी की मिलती है, फिर इंसोम्निया के मिलती है। साथ ही साथ पेशेंट अगर आपको बोलेगा ना मेरे ना जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, इट मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गया है या होने वाला है। सो जब हम वो हमारे पास ये बातें लेके आते हैं, हम उसका एक पूरा एक पिक्चर बनाते हैं, एक वर्ड पिक्चर बनाते हैं, एक सिम्टम्स का पिक्चर बनाते हैं। वो जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर जो हमें परफेक्ट मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन हम जब उसको देंगे, वो होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम उसको देंगे, तो दैट पर्सन विल बी रिलीव्ड होलिस्टिकली। ऐसा नहीं कि उसके ये 2-4 सिम्टम्स उसके आराम पड़ गए हो गया, नो, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड होलिस्टिकली। हमें उसे फिजिकली भी ठीक करना है, हमें उसे मेंटली भी ही ठीक करना है। बिकॉज एज पर होम्योपैथी ना, जब आपका माइंड, बॉडी और सोल, दिस 3 आर इन इक्विलिब्रियम, योर बॉडी इज हेल्दी। जब इन तीनों में इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, देन सिम्टम्स अराइज एंड देन डिजीज डेवलप्स। सो वी हैव टू वर्क ऑन यू एज अ होल। एक इंडिविजुअल सिम्टम को लेके हम कभी भी नहीं काम कर सकते हैं। And this is where This homeopathy is is very good. where homeopathy is, and this is the art and science of homeopathy. Amazing, amazing. मुझे लगता है ये तो बहुत हेल्पफुल था पूरी ऑडियंस के लिए। Thank you for that. एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे आएंगे कि मैम मुझे हेल्प करिए, मेरे को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी। आई होप कि ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपनी काउंसलिंग से ही ज़्यादातर लोगों को ठीक कर तो पाऊँ। वो तो आई थिंक But definitely we homeopaths we give sweet pills, so this sweet pills will help you out. अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर। और एक और चीज़, एक और बात मैं बोलूँगी, कुछ फीमेल्स मेरे पास ऐसे भी आई थी जिनको मीनोपोज, दे नो कि हमें मीनोपोज हो गया, हमें ये सिम्टम्स आ गए, बट वो हमारे पास नहीं आ रही थी। जब मैंने पूछा कि आप जब आपको पता है कि होम्योपैथी में आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप क्यों नहीं गए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर पास? नहीं डॉक्टर साहब, हमें ना शुगर भी है, हमारे फैमिली में शुगर की हिस्ट्री थे, आप लोग तो वो मीठी गोली देते हो ना, उससे मेरा शुगर बढ़ जाएगा। तो ये मीठी गोलियों में शुगर नहीं होता है, दैट इज़ द थिंग आई वांट टू क्लियर, शुगर नहीं होता है। ये मेडिसिन ये सिर्फ हम आपको डालते हैं, ये जो डाइल्यूशन के लिए डालते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मेडिसिन होता है ना, उस वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कई बार जब आप अपने टंग में लेते हो ना, एक अच्छा आपको फील नहीं होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील होता है। सो वंस वी डाइल्यूट इट इन द स्वीट पिल, वो अच्छा एक टेस्ट भी देता है एंड यू टेक इट वेरी इजीली ऑल्सो। लेकिन ये आपको कभी भी आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये हम शुगर से नहीं बनाते हैं। तो ग्रेट, अच्छी एडवाइस है, ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स कहीं घबराएं कुछ हुए, तो इम्पोर्टेंट ही है। दे कैन कम अप। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई लव्ड होस्टिंग यू। Even I'm delighted that you called me up so that my voice can reach out to many. नहीं, आपकी वॉइस पहुंची भी है एंड डेफिनेटली उनको एक इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगी। Thank you. थैंक यू। आपने जो इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं अभी तक, आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि हर एक बीमारी का एक नेचुरल सोल्यूशन भी है। इसीलिए इन सारी टिप्स को जो डॉक्टर बता रहे हैं उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वैदिक रूट्स पे ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।